निर्भया का नाम आता है तो अंदर से एक दर्द महसूस करती हूँ। लोग कहते हैं कि निर्भया को जस्टिस मिल गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि निर्भया को जस्टिस नहीं मिला। जो निर्भया के अपराधी थे उनको सज़ा दी गई है। निर्भया को जस्टिस तब मिलता जब वो बेटी आज हमारे बीच में जीवित होती। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और निर्भया केस आपको याद होगा 2012 दिल्ली का, तो उस केस के बाद चर्चा में आई सीमा कुशवाहा जी, और इनके ही प्रयासों से हम उन चारों दोषियों की फांसी देख पाए और केस का अंत हुआ। उसके बाद क्या बदलाव हुआ और क्या चल रहा है अभी के डेट में, इन सब के बारे में जानने के लिए हम आज सीमा कुशवाहा जी से मिलने 30 हजारी कोर्ट के चैम्बर में, इनके चैम्बर में बैठे हैं। तो सीमा जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले राजकुमार जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही साथ आपके चैनल का भी कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो अगर हम निर्भया केस की बात करें तो जैसे ही मेरी ज़ुबान पे निर्भया का नाम आता है तो अंदर से एक दर्द महसूस करती हूँ। लोग कहते हैं कि निर्भया को जस्टिस मिल गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि निर्भया को जस्टिस नहीं मिला। जो निर्भया के अपराधी थे उनको सज़ा दी गई है। निर्भया को जस्टिस तब मिलता जब वो बेटी आज हमारे बीच में जीवित होती। एक हंसती खेलती इंटेलिजेंट उस बच्ची को सिर्फ एक डिफरेंट जेंडर होने की वजह से, एक स्त्री होने की वजह से मार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न तो हमारे सिस्टम पर, हमारे कल्चर पर तो है ही कि आखिर क्यों बेटियों की क्या ऐसी गलती है? क्या वो रात के समय नहीं निकल सकती? क्या वो पढ़ नहीं सकती? क्या वो अपने फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकती? तो निर्भया के साथ जो अपराध हुआ और उसके बाद जो डिस्कशन, डिबेट शुरू हुए, वो एक्चुअल में इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी फ्रीडम, इन सारी चीज़ों को लेकर के शुरू हुआ। लेकिन निर्भया केस जब डिसाइड हो गया, उन चारों अपराधियों को, 6 एक्यूज्ड थे टोटल, एक जुवेनाइल था इसमें, एक ने सुसाइड कर लिया था, और इन चारों को 20 मार्च 2020 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे भी दी गई। लेकिन अब आगे क्या? तो मैं जितना महसूस कर रही हूँ, सिर्फ निर्भया केस मैंने मतलब फ़ाइट किया उनके लिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे केस में देख रही हूँ। एक चीज़ मुझे कॉमन समझ में आई सारे केस में, निर्भया केस में भी, कि शुरुआत जब ये इनके साथ अपराध हुआ, देश ही नहीं विदेश में भी प्रोटेस्ट हुआ, सभी लोगों ने आवाज़ उठाई और बीच बीच में भी लोग आवाज़ उठाते रहे जब ये मैटर मीडिया में आया। लेकिन जिस दौरान ये मीडिया में नहीं था, उस टाइम की जो लड़ाई थी वो लड़ाई आसान नहीं थी। वो लड़ाई बहुत डिफ़िकल्ट थी। जब लोग निष्क्रिय हो जाते, जब लोग सिस्टम निष्क्रिय हो जाता, उस टाइम पर कंटिन्यूसली उस फाइट को करे रहना, उसके लिए प्रयासरत रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इस चीज़ को कंटिन्यू मैं नहीं करती तो शायद निर्भया के अपराधियों को भी सज़ा नहीं मिलती। क्योंकि इस देश के अंदर और भी जो लोग हैं उन लोगों को भी फांसी नहीं हुई है, जबकि फांसी की सज़ा सुना दी गई है। चाहे वो सुरेंद्र कोहली केस हो, नोएडा निठारी कांड, या शबनम का केस हो, यूनियन ऑफ इंडिया का, राइट। तो इस तरीके के केस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और ये भी मैं कहती हूँ कि 1% ऐसा होगा कि एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा किसी भी केस के लिए। क्योंकि हमारे देश का जो जुडिशल सिस्टम है, या जो पूरे सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, ये निष्क्रिय बहुत है, ये एक्टिव नहीं है। इसीलिए निर्भया के साथ अपराध होने के बावजूद भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव आया, CRPC, IPC, हर जगह अमेंडमेंट किए गए। लेकिन विडंबना ये है कि उसके बावजूद भी अपराध नहीं रुके। क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है, जो अपराधों की सज़ा जिस तरीके से अपराध होते हैं दी जाती है, उसका अगर 100 क्राइम हो रहा है तो 30% है। तो फिर उसमें 70 लोग कहाँ हैं? वो 70 लोगों के केस कोर्ट में पेंडिंग हैं। वो लोग बेल पे छूट करके बाहर लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हमने अपराध किया, हम बेल पर आ गए। अब वो मैटर 15-20 साल चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर वो हाई कोर्ट, तब तक सुप्रीम कोर्ट, तो 50 साल तक केस चलेगा, कुछ डिसाइड नहीं होगा या पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो जब सज़ा ही नहीं होगी, अपराधी को डर ही नहीं होगा, कानून का
प्रवर्तन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर कैसे उसका रिजल्ट आएगा सामने। इसीलिए अपराध नहीं रुक रहे हैं। तो अभी तक मुझे यही सारी चीज़ें समझ में आई आफ्टर निर्भया केस भी। इसीलिए एक गुड़िया जो कि यहाँ पर कैंट में 9 साल की बच्ची के साथ उसको जला दिया 4 लोगों ने गैंग रेप करके। एक आसिफा बिटिया थी कठुआ की, उसके अलावा भी एक नहीं, उन्नाव केस हम लोगों ने सुना। अभी हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर केस है, उसका मैं ट्रायल देख रही हूँ। उसको असुमोटो कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने लिया, उस केस को भी देख रही हूँ। तो सारी चीज़ों में मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है, यहाँ पर हम अपनी अगर बात करें एज ए प्रोफेशन तो मुझे वर्क करना ही है, आर्गूमेंट करना है, फाइलिंग करनी है, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कोर्ट की वो करनी होती हैं। लेकिन इन चीज़ों को हमें पर्सनली भी मुझे इनिशिएटिव्स लेने होते हैं, तब जा कर के इन केसेस में मैं लोगों का कन्विक्शन अक्यूज्ड का करा पा रही हूँ या फीमेल को जस्टिस दिला पा रही हूँ। तो ये व्यक्तिगत रूप से कितने लोग फाइट करेंगे, उसके लिए फिर लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, आपकी एक प्रॉपर टीम हो, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो मेरा एक प्रयास है, मैंने भी अपना एक ट्रस्ट बनाया है समृद्ध भारत ट्रस्ट, जिसकी मेरी टीम जो है ऑल ओवर इंडिया में बना रही हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर भारत के हर जिला न्यायालय में मेरी कोशिश है कि मैं अपनी लीगल टीम खड़ी करूं, अवेयरनेस के लिए टीम खड़ी करूं, काउंसलिंग के लिए टीम खड़ी करूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी मोस्ट ऑफ दी जो डिस्ट्रिक्ट हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमारी लीगल टीम तैयार हो चुकी है और दिल्ली में भी है। तो मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ। अच्छा, निर्भया केस के बाद अभी बहुत सारे केसेज अचानक जैसे बाढ़ सी आ गई, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रेप पहले भी होते थे या अब उसके बाद रेप बढ़े हैं या मामले दर्ज होने लगे हैं? देखिए, अगर आप वर्तमान हालात की बात करें तो एक तो ये है कि फ़ीमेल हमारी जो वो अपने राइट के लिए लड़ना सीखा, वो घर से बाहर निकलने सीखी। तो जब वो बाहर निकल रही हैं तो केस भी बढ़े हैं और उनकी साथ में साथ रिपोर्टिंग भी बढ़ी है। तो जब रिपोर्टिंग बढ़ी है तो वो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। दूसरा, फिर भी मैं कहूँगी कि जितनी केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो एक्चुअल डाटा नहीं है। अभी भी ऐसा डाटा है जो ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, वो केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को शर्म आती है। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्ची के साथ अपराध हो गया, रेप हो गया, उसके साथ बाद में कौन शादी करेगा। तो अभी भी एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं है। अगर एक्चुअल रिपोर्टिंग होने लगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 30% और आप जो प्रेजेंट में केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें ऐड कर दीजिए। इतना ज़्यादा रेशियो है। कितने अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए कि ज़्यादातर जो बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, जो फीमेल उनके रिलेटिव के द्वारा हो रहे हैं, वो लोग रिलेटिव्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, अपने नेबर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के केसेस में फिर वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है रिपोर्टिंग ना होने का। खास करके निर्भया केस के अंत अगर देखा जाए तो उसमें एक बात सामने आई कि जो AP सिंह था, जो उधर से वकील थे, वो केस को रोज़ दिन ब दिन डिले करते गए और उसमें एक चीज़ दिखा कि कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो क्या इसकी बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि उसी का फ़ायदा लेके वो उठाते रहे, रोकते रहे केस को, आप तो अंत तक लड़ती रहीं। जी देखिए, AP सिंह या कोई भी वकील किसी केस को लड़ता है, वो भी उसी डेडिकेशन से लड़ेगा, बचाव पक्ष का वकील भी और जो सज़ा दिलवाना चाह रहा है विक्टिम साइड से भी सरकार। लेकिन डेफिनेटली लॉ में लूप होल्स हैं, इसीलिए उसका वो बेनिफिट उठा पाया। लेकिन एक और बात मैं कहूँगी, निर्भया केस में इस देश के अंदर पहली बार 4 अपराधियों को एक साथ फांसी की सज़ा दिलाई गई। अब इस केस में उन चारों अपराधियों के पास इस तरीके से राइट थे, अधिकार थे कि इंडिविजुअल, चारों का अधिकार इंडिविजुअल अपना अपना एक अधिकार है। तो अगर कोई एक व्यक्ति एक्यूज्ड उसमें एक अपने अधिकार का यूज कर रहा है और उस दौरान 3 अपराधी नहीं कर रहे हैं, तो उन तीनों को भी बारी बारी से उतना ही मौका दिया जाएगा। ये कानून है और ये मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, क्योंकि सबको सुने जाने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, उनका मानवाधिकार है। और हमारी जुडिशरी ने ये एग्ज़ाम्पल भी सेट किया कि हम भारत एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। अगर हमारे सिटीजन का, अगर वो अपराधी भी हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको लास्ट ब्रीथ तक सुना जाएगा। और ये पेशेंस भी रखा गया। वो अलग बात है कि पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट केस रहा, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने पेंडिंग था। अगर मैं इनिशिएटिव नहीं लेती तो मुझे नहीं लगता है कि ये केस 5-6 साल
साल भी लिस्ट होने वाला था। तो लास्ट ब्रीथ तक सुना जाना, क्योंकि हम सिर्फ भारत एक कंट्री है, लेकिन हम इस देश उस पूरे वर्ल्ड भी हमें देख रहा है कि हम किस तरीके की कंट्री हैं। तो भारत एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, अच्छे यहाँ पर कानून है, सारी चीज़ें हैं। तो हमने उसी तरीके से अपने सिटीजन, जिन चारों को एक्यूज्ड को सज़ा दी गई, फांसी को एग्जीक्यूट किया गया, उनको फांसी दी गई, उनको लास्ट ब्रीथ तक सुना गया। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर उनको बाई चांस अगर वो कोई उसमें निर्दोष होता, लास्ट तक नहीं सुना जाता, तो वो रिवर्सेबल नहीं है, उनको जीवित नहीं कर सकते। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जितना कहेंगे डेडिकेशन से AP सिंह ने उनको बचाने की कोशिश की, उतना ही हमने कोशिश की कि उन्होंने जो अपराध किया उसको सज़ा मिले। तो बाद में उसी कानून के तहत उनको सज़ा भी मिली, ये भी सच है। अभी जो माहौल चल रहा है, इसमें आपने एक नई पारी भी शुरू कर दी है, राजनीतिक पारी भी शुरू कर दी है। तो कैसे, अब उसमें क्या चल रहा है आपके राजनीतिक जीवन में? देखिए, मेरा ये अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति चाहता है कि सिस्टम में परिवर्तन हो, जो भी चाहता है कि देश के अंदर बदलाव हो, जो भी चाहता है कि अपने देश के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिले, हर कोई खुशहाल हो, वो हर व्यक्ति पॉलिटिशियन है। बस वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर टैग नहीं है। अदरवाइज आइडियोलॉजिकली तो हर व्यक्ति हमारे देश के अंदर फॉलोअर है वो आइडियोलॉजी का। कोई BJP की आइडियोलॉजी को मानता है, कोई कांग्रेस में, कोई बसपा, कोई सपा, अलग अलग सारी पार्टियों में। मैंने बसपा ज्वाइन की और उसके पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और बहन जी जो हैं, बहन कुमारी मायावती जी, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ ऑर्डर की अगर ज़रूरत है तो वो महिलाओं को ही है, क्योंकि उनके साथ क्राइम हो रहे हैं। एक महिला अगर रोड पर जा रही है और एक पुरुष भी जा रहा है, तो एक पुरुष के साथ ज़्यादा क्राइम होगा, छीना झपटी होगी, लेकिन एक फ़ीमेल की पुरुष की बॉडी पर अटैक होगा और लूट भी होगी, बहुत सारी चीज़। तो उसको तो प्रायोरिटी में सिक्योरिटी, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो तो वो अपने आप को सेफ रख पाएगी अपने घर के बाहर। बहन जी के कार्यकाल में काफ़ी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रहा और मेरा भी ये उद्देश्य है कि पॉलिटिक्स में मैंने कदम रखा कि हम जुडिशरी में सीमित हैं, हम कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़ते हैं, हम उन कानूनों में कहाँ खामियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उस ग्रास पर जाकर के अगर मैं काम करूँगी, उसकी रूट पर, पॉलिसी मेकिंग पे, तो मैं और भी बेटर कर सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ी नेता लीडर बन जाऊं, लेकिन हाँ, अगर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली में विधायक बनती तो हमारे आइडियाज़, हमारी वो पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी, प्रोग्रेसिव कानून बनना, उनका इम्प्लीमेंटेशन, तो यही हमारे देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो और मीडिया की भी अगर हम बात करें, आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ ओपिनियन दे रहे हैं तो आप भी तो उस ओपिनियन को दुनिया को दिखा रहे, तो आप भी पॉलिटिक्स का पार्ट हो गए, राइट। तो हर कोई इस देश के अंदर पॉलिटिक्स का पार्ट है, बस पार्टी का पार्ट नहीं है। मैं पार्टी की पार्ट बन गई, बस इतना है जी। चलिए, आप पार्टी की पार्ट बनी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा आपके केस लड़ने में भी मिलेगा और लोगों को न्याय दिलाने में मिलेगा कहीं भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आप एक सामाजिक जीवन, चूँकि आपने ट्रस्ट की शुरुआत की है, एक राजनीतिक जीवन चूँकि पार्टी से ज्वाइन हो गई, और कानून के साथ इन तीनों का बराबर रूप से लेकर और समाज के हित में काम करेंगे। बिल्कुल, मेरा सोशल वर्क हमेशा प्रायोरिटी पे था और वो ही रहेगा, ठीक है। और अगर उस सोशल वर्क को अगर हम किसी पार्टी के साथ गए हैं तो वहाँ पर उसको हम बहुत लार्जेस्ट लेवल पे कर सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है और मुझे लगता है कि भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर की बेटी सुरक्षित हो, हर भाई चाहता है बहन सुरक्षित हो। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है, सिर्फ सीमा इसको कंट्रीब्यूट अकेले नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि सबको एकजुट होकर के अपनी भागीदारी दे करके अपने देश की बेटियों को सुरक्षित करना है, उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, उनको फ्रीडम देनी है, जिससे ये देश तरक्की करे, हमारे देश के युवाओं के साथ हमारे देश की बेटियां भी आगे बढ़ें, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाली सदी इस देश की महिलाओं की होने वाली है और बहुत अच्छा माहौल होगा। वर्तमान में हम सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से कंट्री में माहौल बना हुआ है। तो इस माहौल के लिए भी मैं जिम्मेदार फीमेल को ठहरा रही हूँ कि अगर उनकी भागीदारी ज़्यादा होती तो रोड पर कोई इस तरीके से तलवारें नहीं लहरा रहा होता।
अगर वो ज़्यादा भागीदारी करेंगे तो इस तरीके की हिंसा अपने आप कम होती चली जाए, तो यही उम्मीद है। कहीं ऐसी ना हो जाए जो AP सिंह कह रहे थे कि आने वाले भविष्य में पुरुष आयोग की ज़रूरत पड़ेगी भारत। देखिए, पूरा सिस्टम जो है वो कहेंगे कि एक पैट्रियार्किकल सिस्टम है, पुरुषों द्वारा बनाया हुआ है। पुरुष आयोग की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली अगर उनके साथ अपराध होते हैं, लेकिन महिलाओं के अगेंस्ट पुरुष आयोग की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अपराध तो पुरुष ही पुरुषों के खिलाफ कर रहे हैं, तो वो अपने लिए ही बना लें, लेकिन उसके लिए तो खुद ही कानून बने हुए हैं। तो महिला आयोग की अगर ज़रूरत पड़ी है तो इस पर मुझे लगता है बहुत सोच समझ करके विचार किया गया, तभी बना है। और पुरुषों द्वारा बनाई गई पूरी सत्ता, क्यों उनको आयोग की ज़रूरत पड़ेगी? सत्ता तुम्हारी है, हर चीज़ तुम्हारी है। महिलाओं ने कुछ नहीं बनाया तो उनके लिए एक आयोग बना है कि अगर वो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं तो कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा सकें। लेकिन ये भी सच है कि उसको भी मैनिपुलेट किया जाता है, चीज़ों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी सीमा कुशवाहा जी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ख़ास शख्सियत के साथ एक ख़ास कार्यक्रम विशेष में। नमस्कार।